सुपर आर्यन एपिसोड 86 से लेकर 90 तक। दानवों को हमला नहीं करते हुए देखकर सुरक्षा घेरा के अंदर के स्टूडेंट्स शॉक थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दानव हमला बंद कर रहे हैं। ये सब देखकर एक स्टूडेंट ने कहा, लगता है ये सभी दानव थक गए हैं, तभी तो हमला नहीं कर रहे हैं। उस स्टूडेंट्स ने इतना बोला ही था कि एक स्टूडेंट सामने आया जिसके आंखों में अलग तेज था, जो दिखने में ही शक्तिशाली लग रहा था। उसने बोला, ये सभी दानव थके नहीं है, किसी ने इन्हें अपने तात्विक मंत्र शक्ति से जकड़ दिया है। सब चौकन्ने रहना, ये कभी भी आज़ाद हो सकते हैं। उस स्टूडेंट की बात सुनकर एक स्टूडेंट बोला, सूर्या, लेकिन ये सब किया किसने, कौन है जो अब तक सुरक्षा घेरा के बाहर है और सुरक्षित है? उस शक्तिशाली लड़के का नाम सूर्याश था। उस स्टूडेंट की बात सुनकर सूर्या ने कहा, जो भी है सामने आ ही जाएगा। तभी उन सब के सामने धीरे धीरे सभी दानव ने हमला करना बंद कर दिया। ये देखकर सूर्या सामने आया और बोला, कौन हो, सामने आओ जल्दी, नहीं तो ये दानव आज़ाद हो जाएंगे। सूर्या के इतना बोलते ही 7 लड़कों का एक ग्रुप उन सब के सामने आ गया। ये आर्यन का ग्रुप था। सामने आते ही आर्यन आगे गया और बोला, जल्दी से सुरक्षा घेरा हटाओ, हमें अंदर आने दो। आर्यन और उसके साथियों को वहां देखकर सुरक्षा घेरा के अंदर के स्टूडेंट्स शॉक हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सुरक्षा घेरा से बाहर रहकर अभी तक सुरक्षित है। आर्यन और उसके ग्रुप को देखते हुए सूर्या बोला, तुम सब अब तक सुरक्षित कैसे हो? तुम्हारे पीछे पड़ने वाले दानव कहाँ है? क्या तुमने उन्हें भी जकड़ दिया है? सूर्या की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, हमने उन्हें जकड़ा नहीं है, सीधे मार दिया है। आर्यन की बात सुनकर सूर्या के साथ साथ सुरक्षा घेरा के अंदर के सभी स्टूडेंट्स शॉक हो गए। एक स्टूडेंट बोला, ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो कितना हमला किया इन पर, लेकिन ये तो अभी तक सुरक्षित है। फिर तुम सब ने इन दानवों को कैसे मारा? उस स्टूडेंट की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया। आर्यन को मुस्कुराते देखकर सूर्या बोला, कहीं तुम हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? सूर्या की बात सुनकर आर्यन बोला, ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम सबको इन दानवों को मारने का राज जानना है तो मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं तो चला, वैसे भी अब हमारे जान को कोई खतरा नहीं है। आर्यन के आत्मविश्वास को देखकर सूर्या ने सुरक्षा घेरा में ऊर्जा समाहित कर रहे स्टूडेंट को इशारा किया। तभी सुरक्षा घेरा में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सूर्या ने कहा, अंदर आ जाओ। सूर्या के इतना कहते ही आर्यन और उसके साथी सुरक्षा घेरा के अंदर चले गए। उन सब के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। आर्यन के अंदर आते ही सूर्या उसके पास आया और बोला, अब बताओ क्या तरीका है इन दानवों को मारने का? सूर्या की बात सुनकर आर्यन ने दानवों की ओर देखा और बोला, तुम सबको इन पर हमला करने से पहले इन दानवों के शरीर के कमजोर हिस्से को ढूंढना चाहिए, उसके बाद लगातार उसी हिस्से पर हमला करना चाहिए, तभी ये दानव मरेंगे। तो अब जाओ, इनके कमजोर हिस्से को ढूंढो और इन्हें मारो। आर्यन की बात सुनकर सूर्या सभी दानवों को देखने लगा। आर्यन की बात सुन रहे सभी स्टूडेंट्स भी दानव को देखने लगे। दानव को देखते हुए सूर्या ने कहा, ये उपाय काम करेगा। सूर्या की बात सुनकर आर्यन बोला, 100% काम करेगा। आर्यन ने इतना बोला ही था कि उस जगह पर भयानक विस्फोट हुआ और मिट्टी और बर्फ के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। सभी दानव आज़ाद हो गए थे। आज़ाद होते ही उन दानवों ने सुरक्षा घेरा पर हमला फिर से शुरू कर दिया था। ये देखते हुए आर्यन बोला, जल्दी करो और पता लगाओ कि न दानवों के शरीर का कमजोर हिस्सा कौन है, उसके बाद इन पर अपने खतरनाक हमला करो, तभी ये मरेंगे। आर्यन की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स दानवों की जांच करने लगे। ये सभी दानव वैसे ही थे जैसे आर्यन और उसके साथियों ने मारे थे। इसका मतलब इन दानवों का भी कमजोर हिस्सा ना भी ही था, लेकिन आर्यन ने बताया नहीं। सभी स्टूडेंट्स दानव के कमजोर हिस्से की जांच कर रहे थे। तभी केशव आर्यन के पास आया और बोला, आर्यन, तुमने इन सबको कमजोर हिस्से के बारे में क्यों नहीं बताया? केशव की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, कुछ मेहनत इन्हें भी करने दो, तभी तो मजा आएगा। लगभग 2 घंटे की जांच के बाद सभी स्टूडेंट्स को दानवों के कमजोर हिस्से अर्थात तनाभी उन दानवों का कमजोर हिस्से है पता चल गया। पता चलते ही स्टूडेंट्स ने सुरक्षा घेरा हटा दिया और दानवों के नाभि पर खतरनाक हमला करने लगे। दानवों के नाभि पर जैसे ही हमला हुआ, दानवों के भयानक चीख निकाली जो चारों तरफ फैल गई। लगभग 10 मिनट बाद सभी दानव काले धुएं की तरह गायब हो गए, जिसे देखकर सब कुछ हो गए। सभी स्टूडेंट्स खुशी में सबको लगे लगाने लगे। तभी आर्यन ने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी नताशा की। नताशा को देखते हुए आर्यन बोला, तुम अभी तक सुरक्षित हो? आर्यन ने इतना कहा ही था कि उसे एक और आवाज सुनाई दी, हाँ, और मैं भी सुरक्षित हुई। ये निया की आवाज थी, पार्टी में जिसके साथ आर्यन की लड़ाई हुई थी। आर्यन के करीब आते हुए निया बोली, हमें तो लगा था तुम प्रतियोगिता से बाहर हो गए। निया की बात सुनकर आर्यन बोला, ये तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, लगता है नताशा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आर्यन की बात सुनकर निया कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वहां सूर्या आया और बोला, तो तुम आर्यन हो, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, कई कैसे तुमने पार्टी में शक्ति को हराया था। मैंने तो वो फाइट मिस कर दिया। वैसे मेरा नाम सूर्य प्रताप है, मैं ब्रह्म शक्ति एकेडमी से हूँ, लोग मुझे प्यार से सूर्या बुलाते हैं। सूर्या की बातों में गर्व साफ झलक रहा था। सूर्या का परिचय जानकर आर्यन बोला, मेरा नाम आर्यन राठौर है,
मैं दिव्यकृति एकेडमी से हूँ। कुछ देर ऐसे ही बातें चलती रही, तभी स्टूडेंट्स आकर आर्यन को धन्यवाद दिया। दानवों के अंत के बाद सभी स्टूडेंट्स खुश और निश्चिंत थे। वही स्टेडियम में बैठे स्टूडेंट्स के माता पिता और उनके एकेडमी के प्रिंसिपल भी अपने बच्चों को जीतते देखकर खुश थे। सबसे ज्यादा खुश दिव्यकृति एकेडमी के प्रिंसिपल और आर्यन के घरवाले और उसके दोस्त खुश थे, क्योंकि आर्यन ने उनकी उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया था। सभी जज भी आर्यन की ही बातें कर रहे थे। आर्यन के लिए सभी के जुबान पर एक ही शब्द थे, कमाल है ये लड़का। ऐसे समय बीतते हुए तीसरा दिन बीत गया। जैसे ही तीसरा दिन बीता, सभी स्टूडेंट्स को एक खिंचाव महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था आसमान उन्हें अपने अंदर समाहित कर रहा था। उसी वक्त स्टेडियम में एक दरार खुला, जिससे सभी एक एक करके स्टूडेंट बाहर आते गए। जिन भी एकेडमी के स्टूडेंट्स उस दरार से बाहर आते, उस एकेडमी के प्रिंसिपल और प्रोफेसर खुद हो जाते थे। सभी प्रिंसिपल और प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के माता पिता अपने बच्चों को देख के खुश हो ही रहे थे। तभी एक मानव आकृति दरार से बाहर आई। वो आकृति और कोई नहीं, आर्यन था, जिसे देखकर आर्यन के जानने वाले खुश हो गए। कुछ ही समय में सभी स्टूडेंट्स बाहर आ गए। सभी स्टूडेंट्स के बाहर आते ही प्रिंसिपल रुद्रदेव अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले चरण को पार किया है, उन सबको बधाई। आप सब स्टेज के पास आए और अपने सुनहरे अंडे को जमा करवाकर अपना नाम दर्ज करवाए। और जिन स्टूडेंट्स के पास उनका अपना अंडा नहीं है, वो अब इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। अब आप सब आइए और अपना नाम दर्ज करवाए। प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात जैसे ही खत्म हुई, एक एक करके स्टूडेंट स्टेज के पास गए, जहां एक प्रोफेसर एक टेबल कुर्सी लगाकर बैठे थे। उनके हाथों में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, जिनमें वो स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे थे। कुछ ही समय में आर्यन का नंबर आ गया। जैसे ही आर्यन ने अपना अंडा दिया और अपना नाम बताया, उस प्रोफेसर ने बोला, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जब आर्यन ने उस प्रोफेसर की आंखों में देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन आर्यन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस प्रोफेसर को थैंक्स बोलकर वहां से जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जब सभी स्टूडेंट्स के अपना सुनहरा अंडा जमा करवा दिया, उसके बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव फिर से अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, इस चरण को 40 स्टूडेंट्स ने पार किया है, बाकी 20 अब इस प्रतियोगिता से बाहर है। तो आज का कार्यक्रम यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे दूसरे चरण के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अब आप सब जाकर आराम कीजिए, कल मिलते हैं। प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स और उनके जानने वाले स्टेडियम से बाहर निकलने लगे। आर्यन के दोस्त और उसके मॉम डैड, दादाजी और उसका भाई अखिल भी आर्यन के पास आ गया। आर्यन के पास आते ही आर्यन के दादाजी बोले, तुमने आज हमारा नाम रोशन कर दिया आर्यन। जिस तरह से तुमने उन दानवों का अंत किया, वो काबिले तारीफ था। मुझे तुम पर गर्व है। दादाजी के बोलने के बाद आर्यन के डैड मिस्टर राठौर बोले, मुझे विश्वास हो गया है आर्यन, तुम इस प्रतियोगिता के टॉप 10 में जरूर आओगे। मिस्टर राठौर की बात सुनकर मिसेस राठौर बोली, मेरा बेटा टॉप 10 में नहीं आएगा, टॉप करेगा टॉप। मिसेस राठौर की बातों में विश्वास झलक रहा था। आर्यन सब की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अपना 100% दूंगा टॉप करने के लिए। आर्यन की बातें खत्म ही हुई थी कि दादाजी बोले, आर्यन तुमसे एक बात पूछनी है। पूछ सकता हूँ? जी दादाजी पूछिए, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, आर्यन ने कहा। आर्यन से सहमति मिलने के बाद उसके दादाजी बोले, आर्यन तुम इतनी ज्यादा मात्रा में अंदरूनी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे और दूसरों की ऊर्जा को इतनी जल्दी अपनी ऊर्जा में कैसे परिवर्तित कर रहे थे? जानते हो, तुम्हारे उस कारनामे को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए थे। दादाजी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, दादाजी वो मेरी एक विशेष शक्ति है, जिसके बारे में मैं आपको रूम में चल के बताऊंगा। चलिए रूम में चलते हैं, फिर बात करेंगे। आर्यन की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, एक और राज, चलो ठीक है, रूम में चलकर बात करते हैं। आर्यन रूम की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा, जिसे सुनकर आर्यन ने जब पीछे देखा तो उसे दिखा कि प्रिंसिपल सिंह उसे बुला रहे हैं। ये देखकर आर्यन दादाजी और अपने मॉम डैड से बोला, आप सब रूम में जाइए, मैं वही आता हूँ प्रिंसिपल सर से मिलने के बाद। इतना बोलकर आर्यन उन लोगों को वही छोड़कर प्रिंसिपल सर के पास पहुंच गया और बोला, आर्यन कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो मेरे साथ। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर आर्यन सोचने लगा कि कौन मुझसे मिलना चाहता है। सोचते हुए आर्यन प्रिंसिपल सिंह से बोला, मुझसे कौन मिलना चाहता है सर? आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल बोले, चलो तुम खुद ही देख लो, लेकिन वो सब बहुत खास और शक्तिशाली योद्धा है। पहले चरण में तुम्हारे प्रदर्शन को देखकर खुश हो गए। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन फिर सोचने लगा, आखिर कौन है ये शक्तिशाली योद्धा जो मुझसे मिलना चाहते हैं? चलो वही चलकर देख लेते हैं, कौन है ये लोग, दोस्त या दुश्मन? इतना सोचने के बाद आर्यन प्रिंसिपल सर के साथ चलने लगा। कुछ मिनट बाद उसे एक समूह दिखा, जिसमें से आर्यन सिर्फ एक व्यक्ति को जानता था। आखिर कौन मिलना चाहता है आर्यन से और क्यों? एपिसोड 87। जब आर्यन उन लोगों के पास पहुंचा जिनसे प्रिंसिपल सिंह उसे मिलवाना चाहते थे, वहां पहुंचकर आर्यन ने सिर्फ एक इंसान को पहचाना, वो थे प्रिंसिपल रुद्रदेव। प्रिंसिपल रुद्रदेव के साथ 10 और लोग थे, वो सब बहुत शक्तिशाली थे।
उन लोगों के पास पहुंचकर प्रिंसिपल सिंह आर्यन को सभी का परिचय देते हैं। आर्यन, इन्हें तो तुम जानते ही हो प्रिंसिपल रुद्रदेव, अब इनसे मिलो। ये है त्रिनेत्रा अकेडमी के प्रिंसिपल जय किशोर राय। ये है चक्र शक्ति अकेडमी के प्रिंसिपल महेश दास। ये है कैलाशा अकेडमी के प्रिंसिपल कैलाश रावत। ऐसे ही प्रिंसिपल सिंह ने बाकी प्रिंसिपल का भी परिचय दिया। आर्यन ने सबको नमस्ते किया। सबसे आर्यन का परिचय होने के बाद प्रिंसिपल जी किशोर राव आर्यन से बोले, आर्यन, हमने तुम्हारा कौशल देखा, तुम एक असली प्रतिभा हो। मैंने प्रिंसिपल सिंह से सुना कि तुम्हें किसी युद्ध देवता की विरासत मिली है। प्रिंसिपल राव की बात सुनकर आर्यन ने कहा, जी ये सच है, मुझे युद्ध देवता रुद्रा की विरासत मिली है। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल राव बोले, क्या तुम हमें दिखा सकते हो तुम्हें क्या मिला है विरासत में? प्रिंसिपल राव की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, सर मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला है, बस एक तलवार मिली है, सब कुछ उसी से जुड़ा है। वही तलवार दिखा दो, प्रिंसिपल दास ने कहा। प्रिंसिपल दास की बातों को सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपने हाथ को झटका। आर्यन के हाथ झटकते ही आर्यन के हाथों में तलवार सूर्यांश आ गया, जिसमें सप्तरंगी चमक थी। उस तलवार को देखकर सभी प्रिंसिपल की आंखें खुली की खुली रह गई। आर्यन का तलवार था कि इतना विशेष कि कोई भी आकर्षित हुए बगैर रह नहीं सकता था। आर्यन के तलवार को देखते हुए प्रिंसिपल रावत अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोले, लाओ तो देखूं किस मेटल से बना है ये अद्भुत तलवार। प्रिंसिपल रावत को तलवार की ओर हाथ बढ़ते देखकर आर्यन ने सूर्यांश को पीछे करते हुए बोला, नहीं सर, आप इसे छू नहीं सकते हैं। आर्यन की इस हरकत को देखकर सभी प्रिंसिपल आर्यन को देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनको किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। आर्यन को आश्चर्य में देखते हुए प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, आर्यन, क्या तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हारे तलवार को तुमसे छीन लेंगे? प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर आर्यन गंभीरता से बोला, ऐसा नहीं है सर, कि ये तलवार छूने के लिए मैं आपको देना नहीं चाहता, लेकिन कोई मेरे अलावा इस तलवार को छू नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। आर्यन की बात सुनकर सभी प्रिंसिपल सूर्याश की ओर देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस तलवार को उठा नहीं सकते हैं। सभी को तलवार की ओर देखते हुए देखकर प्रिंसिपल सिंह बोले, आप सब गुस्सा मत होइए, आर्यन जो कह रहा है वो सच है। मेरे पास एक किताब है, उसमें युद्ध देवता रुद्रा और उसके तलवार के बारे में लिखा है कि इस तलवार को युद्ध देवता रुद्रा के अलावा सिर्फ उनका कोई वारिस ही उठा सकता है, और इस वक्त उनका वारिस आर्यन है। प्रिंसिपल सिंह की बातों को सुनकर भी बाकी एकेडमी के प्रिंसिपल को भरोसा नहीं हो रहा था। प्रिंसिपल रावत ने कहा, हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, एक बार छूने दो, उसके बाद देखते हैं। प्रिंसिपल रावत की बातों से सभी प्रिंसिपल भी सहमत हो गए। सभी प्रिंसिपलों को जिद करते देखकर आर्यन को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सूर्यांश को जमीन में गाड़ दिया और बोला, निकाल लीजिए सूर्यांश के और देख लीजिए। अपने सामने सूर्यांश को देखकर सभी प्रिंसिपल एक देवता के तलवार को देखने के लिए उत्सुक हो गए। सबसे पहले प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, मैं जाऊंगा, पहले देखता हूं कैसे नहीं उठता है। इतना बोलकर प्रिंसिपल रुद्रदेव आगे बढ़े और अपने एक हाथ से तलवार के है दल को पकड़ लिया और जोर से ऊपर की ओर खींचा, लेकिन ये क्या, सूर्यांश जरा सा हिला भी नहीं, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सभी प्रिंसिपल रुद्रदेव की ओर देखने लगे। सभी की दृष्टि अपने ऊपर महसूस कर प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, मैंने थोड़ा सा ही ताकत लगाया था, ये तलवार अभी बाहर आ जाएगी। इतना बोलकर प्रिंसिपल रुद्रदेव ने पहले से ज्यादा ताकत लगाया, लेकिन इस बार भी तलवार नहीं हिली। ये देखकर सभी को प्रिंसिपल सिंह और आर्यन की बातों पर विश्वास होने लगा, क्योंकि प्रिंसिपल रुद्रदेव वहां खड़े सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली थे। जब वो आर्यन के तलवार को नहीं निकाल पा रहे हैं तो और किसी की क्या विसाद। सभी प्रिंसिपल रुद्रदेव को ही देख रहे थे। ये महसूस कर प्रिंसिपल रुद्रदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, फिर भी सूर्यांश हिला तक नहीं। ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। जब प्रिंसिपल रुद्रदेव ने अपनी सारी शक्ति लगाकर भी आर्यन के तलवार को नहीं उठा पाए तो वो बोले, ये लड़का सही बोल रहा है, इस तलवार को इसके अलावा कोई नहीं उठा पाएगा। प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर त्रिनेत्रा अकेडमी के प्रोफेसर बोले, मैं कोशिश करता हूँ शायद उठ जाए। इतना बोलकर वो सूर्याश के पास आए और उसके है दल को पकड़कर जमीन से निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनसे भी सूर्यांश हिला तक नहीं। ये सब नज़ारा देखकर बाकी प्रिंसिपल समझ गए कि इस तलवार को आर्यन के अलावा कोई नहीं उठा सकता है। ये सब नज़ारा देखकर आर्यन मुस्कुरा रहा था। आर्यन को मुस्कुराते देखकर सभी प्रिंसिपल को बहुत शर्मिंदगी हुई। सभी को शर्मिंदा होते देखकर आर्यन बोला, आप सबको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, इस तलवार को कोई भी ताकत से नहीं उठा सकता है, इसे सिर्फ वही उठा सकता है जिसे ये चुने, नहीं तो वो योद्धा कितना भी शक्तिशाली हो इस तलवार को नहीं उठा सकता है। आर्यन की बात सुनकर त्रिनेत्रा के प्रिंसिपल ने कहा, क्या तुमने कभी किसी से इस तलवार को उठवाया है जो शक्तिशाली हो? त्रिनेत्रा अकेडमी के प्रिंसिपल की बात सुनकर आर्यन बोला, जी हाँ, वो योद्धा आप सबसे भी अधिक शक्तिशाली है जिन्होंने इस तलवार को छुआ था लेकिन उठा नहीं पाए, वो थे मेरे गुरु जो ब्रह्मांड मंडल के 9वें स्तर के योद्धा है। आर्यन की बात सुनकर सभी शौक हो गए, क्योंकि ब्रह्मांड मंडल का योद्धा लाखों लोगों में से कोई एक बनता है।
और उसके 9वें स्तर तक 10 करोड़ लोगों में से कोई एक बनता है। ये दुर्लभ बात थी। आर्यन की बातों से शॉक में गए सभी प्रिंसिपल जल्द ही बाहर आ गए। शॉक से बाहर आते ही प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, कौन है तुम्हारे गुरु? प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द वो दुनिया के सामने आने वाले हैं। अभी साधना के रहे हैं अधिदैव मंडल में पहुंचने के लिए। इतना बोलने के बाद आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सूर्यांश को जीवन से निकाल लिया और अपने स्टोरेज में रख लिया। सभी प्रिंसिपल अब भी आर्यन को देखकर जा रहे थे। सबकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए आर्यन प्रिंसिपल सिंह से बोला, सर अब मैं चलता हूँ। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। प्रिंसिपल सर के इतना बोलते ही आर्यन वहां से निकल गया और सभी प्रिंसिपल आर्यन को देखते रह गए। कुछ ही समय में आर्यन उस रूम में पहुंच गया जहां राठौर परिवार रुका हुआ था। आर्यन के आते ही उसके दादाजी बोले, तो अब बताओ आर्यन, क्या राज है तुम्हारा? आते ही दादाजी से राज की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्या बात है दादाजी, आपको मेरे राज में बड़ी रुचि है। आर्यन की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ तो और नहीं तो मुझे अपने पोते के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। दादाजी की बात सुनकर आर्यन बोला, चलिए ठीक है बताता हूँ। भाई ने तो आप सबको बताया ही होगा कि मैं कल पर्वत गया था। हाँ बताया था, दादाजी ने कहा। हाँ वहीं पर मुझे वास्तविक सफ़ेद तरल मिला था जो सीधे मेरे सोल वर्ल्ड में चला गया और वहीं से मुझे हर वक्त शुद्ध ऊर्जा मिलती रहती। इसी कारण मैं अधिक मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाता हूँ, आर्यन ने कहा। है आर्यन की बात खत्म होते ही दादाजी बोले, आर्यन वहाँ से तो सफ़ेद तरल बहुतों को मिला है, इसमें क्या राज है? दादाजी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, दादाजी वो जो सफ़ेद तरल जो सबको मिलता था वो नकली था, उसका प्रभाव असली वाले के प्रभाव का 30% ही था। इतना बोलने के बाद आर्यन ने अपने दादाजी और मॉम डैड को काला पर्वत की सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सभी शॉक हो गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्यन ने आकाशीय बिजली का हमला झेल लिया था। आर्यन की मां चिंता से बोली, आर्यन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? देखने दे मुझे। इतना बोलकर मिसेस राठौर आर्यन को देखने लगी। अपनी मां को चिंतित देखकर आर्यन बोला, मां मैं ठीक हूँ और उस बात को महीनों बीत गए हैं। आर्यन की बात सुनने के बाद मिसेस राठौर थोड़ी रिलैक्स हुई। उसके बाद उन्होंने अखिल की ओर देखी और बोली, तुम तो इसके साथ थे न, फिर तुमने इसे रोक क्यों नहीं, क्यों बिजली से टकराने दिया? अपनी मां की बात सुनकर अखिल मुस्कुराया और बोला, मां आपका ये लाडला सुनता किसकी है? पता नहीं, जब से ये युद्ध देवता के तलवार से जुड़ा है कोई भी खतरा इसे बड़ा नहीं लगता है और टकरा जाता है उस खतरे से। अपने भाई की बात सुनकर आर्यन बोला, भाई सूर्यांश के होते हुए भी मैं डरूं तो ये सूर्यांश का अपमान होगा। आर्यन से सूर्यांश नाम सुनकर मिसेस राठौर बोली, ये सूर्यांश कौन है? तुम्हारा कोई नया दोस्त है? अपनी मां की बात सुनकर आर्यन और अखिल दोनों मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए आर्यन बोला, मां वो मेरा तलवार है जिसका नाम सूर्यांश है, लेकिन आप उसे मेरा नया दोस्त समझ सकती है। ऐसे ही लगभग 1 घंटे तक बात करने के बाद आर्यन अपनी रूम की ओर निकल गया। आर्यन ने अभी अपने परिवार वालों को नहीं बताया कि वो युद्ध देवता का वारिस नहीं, उनका पुनर्जन्म है। कुछ ही समय में आर्यन अपने रूम में पहुंच गया जहां केशव उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन के आते ही केशव बोला, तुम आ गए। आर्यन कहाँ रुक गए थे? वो सीनियर अपने घर वालों से मिलने गया था, वही ज़्यादा समय लग गया, कुछ काम था आपको? आर्यन ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं, कुछ स्टूडेंट्स तुमसे मिलने आए थे, तुम यहाँ थे? नहीं तो वो लौट गए, केशव ने कहा। कौन थे वो सब? आर्यन ने पूछा। वही स्टूडेंट्स थे जिनकी मदद तुमने मायावी दुनिया में की थी, वो तुम्हें धन्यवाद देने आए थे और शायद कुछ और बात करनी हो उन्हें तुमसे, केशव ने कहा। चलिए छोड़िए, अगर उन्हें बात करनी होगी तो खुद आ जाएंगे, मैं अब सोने जा रहा हूँ। अगर आपको सोना है तो सो जाइए, कल का चरण और कठिन होने वाला है। आर्यन ने कहा, ठीक है चलो सो जाते हैं, केशव ने कहा। एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह नींद खुलते ही दोनों फ्रेश हुआ और नाश्ता करने के बाद स्टेडियम की ओर निकल गया जहां पहले से उसके घर वाले इंतजार कर रहे थे। लगभग सभी स्टूडेंट्स वहां पहुंच चुके थे, अब सिर्फ सभी प्रिंसिपल का आना बाकी था। आज स्टेडियम का ग्राउंड खाली नहीं था, वहां करीब 10 फाइटिंग स्टेज बने हुए थे और साथ में एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगा हुआ था जो बाकी स्क्रीन की तरह अभी ऑफ था। कुछ ही समय में एक एक करके सभी प्रिंसिपल और जज वहां आ गए। अब तक सारा स्टेडियम खचाखच भर चुका था, सभी प्रतिभागी भी आ चुके थे। सभी प्रतिभागी की नज़र सभी जज पर ही थी, सभी को उनके घोषणा का इंतजार था कि आज क्या होने वाला है। सभी प्रतिभागियों के इंतजार को खत्म करते हुए प्रिंसिपल रुद्रदेव अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, प्रतियोगिता के दूसरे चरण में आप सबका स्वागत है। आखिर क्या होने वाला है दूसरे चरण में? एपिसोड 88। सभी का स्वागत करने के बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव ने फिर से बोलना शुरू किया, आज शुरू होगा सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता का दूसरा चरण। इस चरण में कॉम्बैट फाइट होगी, सभी स्टूडेंट्स को केवल एक ही फाइट लड़ने को मिलेगा। जो जीता वो इस प्रतियोगिता के अगले चरण में जाएंगे और जो हारे वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स में बातें शुरू हो गई। सिर्फ एक मौका, ये तो नॉकआउट हो जाएगा, जो हारा वो बाहर, जो जीता वो अगले चरण में। सभी को बात करते देखकर प्रिंसिपल रुद्रदेव ने सबको शांत किया और फिर से बोलना शुरू किया, तुम सब ये जो स्क्रीन देख रहे हो उस पर स्टूडेंट्स के नाम दिखाई देंगे एक नंबर के साथ। जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर एक जैसा होगा वो दोनों स्टूडेंट्स साथ में लड़ेंगे उसी नंबर के स्टेज पर। ये चरण 2 राउंड में कंप्लीट होंगे, एक राउंड में 10 फाइट यानी 20 योद्धा। प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने पहले स्क्रीन की देखा, फिर फाइटिंग स्टेज की ओर देखा जिस पर 1 से 10 नंबर तक लिखा हुआ था। उसी वक्त वो बड़ा स्क्रीन ऑन हो गया जिस पर बीच में एक बड़ी सी लाइन थी जिसके दोनों ओर 1 से 10 नंबर लिखे हुए थे। इसका मतलब ये था कि एक साथ 10 फाइट होने वाली थी। सभी स्टूडेंट्स के नज़रों के सामने स्क्रीन पर 20 स्टूडेंट्स के नाम शो होने लगे। तभी स्टूडेंट्स उनमें अपना नाम देखने लगे, तभी वो नाम ऊपर नीचे होने लगे, वो भी इतनी तेजी में कि कोई अपना नाम नहीं देख पाए। करीब 20 सेकंड तक ऐसा होने के बाद अचानक वो नाम रुक गए। नाम रुकते ही सभी स्टूडेंट्स अपना अपना नाम देखने लगे। जब आर्यन ने अपना नाम देखा तो उसका नाम वहाँ नहीं था, लेकिन केशव का नाम था। उसका नंबर 5 था। केशव की लड़ाई किसी जयंत नाम के लड़के से होने वाली थी। अपना नाम देखते ही केशव स्टेज नंबर 5 की ओर चल दिया। इस लिस्ट में आर्यन जिसे जानता था वो एक और शख्स थी, वो थी नताशा। नताशा की लड़ाई 10वें नंबर के स्टूडेंट के साथ होने वाली थी जिसका नाम था महेश। इस लिस्ट में बाकी किसी को भी आर्यन नहीं जानता था, इसलिए वो आराम से अपनी जगह पर बैठकर फाइट का इंतजार करने लगा। जब सभी स्टूडेंट्स फाइटिंग स्टेज पर पहुंच गए तो उन सब ने देखा कि वहां पहले से एक व्यक्ति था। हर स्टेज पर एक व्यक्ति था, वो इस फाइट के रेफरी था। सभी के स्टेज पर पहुंचते ही रेफरी ने हथियार निकालने का इशारा किया। रेफरी का इशारा मिलते ही सभी ने अपने अपने हथियार निकाल लिए। केशव और नताशा ने भी अपने हथियार निकाल लिए। केशव का हथियार धनुष था, वहीं नताशा का हथियार तलवार। केशव का प्रतिद्वंदी भी धनुष से ही लड़ने वाला था, वहीं नताशा का प्रतिद्वंदी भाले से लड़ने वाला योद्धा था। सभी योद्धाओं ने जैसे ही अपना अपना हथियार निकाला उसी वक्त बेल बजी। बेल के बजते ही सभी योद्धाओं ने लड़ना शुरू कर दिया। पूरे स्टेडियम में मेटल से मेटल के टकराने की आवाज गूंज उठी। कोई भी योद्धा किसी से कम नहीं लग रहा था। बीच बीच में योद्धाओं की चीखें भी स्टेडियम में गूंज रही थी। नताशा और केशव भी अपने प्रतिद्वंदी पर लगातार हमले किए जा रहे थे। केशव की तीरों की गति का सामना जयंत बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था, लेकिन वो केशव के किसी भी हमले को खुद तक पहुंचने नहीं दे रहा था। वहीं नताशा और महेश का मुकाबला टक्कर का था। कभी नताशा महेश पर भारी पड़ती तो कभी महेश नताशा पर भारी पड़ता। दोनों की शक्ति और युद्ध कौशल समान था। करीब 10 मिनट के फाइट में आधे फाइट खत्म हो चुके थे, लेकिन केशव और नताशा का फाइट अब भी चल रहा था। सभी योद्धा एक दूसरे पर हमला कर ही रहे थे। तभी महेश ने एक शक्तिशाली हमला नताशा पर कर दिया जिससे नताशा दूर जा गिरी और उसके मुंह से खून निकलने लगे। ये देखकर लोगों को लगा कि नताशा हार जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नताशा बड़ी तेजी में उठी और अपने तलवार से एक शक्तिशाली हमला महेश पर कर दिया। अपनी तरफ आ रहे हमले को देखकर महेश ने अपने भाले को आगे कर दिया। जैसे ही महेश भाला नताशा के हमले से टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ जिसके प्रभाव से नताशा और महेश दोनों उड़ते हुए पीछे जा गिरे। इस बार दोनों के मुंह से खून निकल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केशव ने भी फाइट खत्म करने का मन बना लिया था। अब तक सभी फाइट खत्म हो चुके थे, सिर्फ 2 ही फाइट बची थी, नताशा महेश और केशव जयंत की। लेकिन अब ये दोनों फाइट भी चरम पर थी। केशव ने एक मंत्र पढ़ा जिसके कारण उसके तीर में चांदी के रंग की चमक आ गई, जिसे देखकर जयंत ने भी एक मंत्र पढ़ा जिसे उसके तीरों में लाल रंग की चमक आ गई, एकदम खून जैसी लाल। सबकी नजरों के सामने दोनों ने एक ही वक्त पर अपने तीर छोड़ दिए, लेकिन केशव के तीर की गति जयंत के तीर की गति से अधिक थी। केशव जयंत से अच्छा धनुर्धर था। कुछ ही पल में दोनों की शक्ति टकरा गई जिससे एक विस्फोट हुआ और चांदी और लाल रंग की ऊर्जा शक्ति आसपास फैलते हुए जयंत के पास पहुंच गई और उससे टकरा गई, जिससे प्रभाव से वो 10 कदम पीछे हट गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये विस्फोट जयंत के करीब हुआ था, इसलिए केशव पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वो सिर्फ 5 कदम पीछे हटा। जयंत अब अंदरूनी रूप से घायल हो चुका था। वहीं नताशा ने भी महेश पर एक खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे वो दूर जा गिरा। नताशा के हमले के प्रभाव से महेश बेहोश हो गया। इसका मतलब ये था कि नताशा ये फाइट जीत चुकी थी। अब सिर्फ एक फाइट बची थी केशव और जयंत की, जो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। जयंत एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वो अपनी गति से मात खा जाता था, क्योंकि केशव की तीर चलाने की गति उससे अधिक थी। अगर दोनों की गति समान होती तो जयंत केशव को आसानी से हरा देता। जयंत अब तक अत्यधिक घायल हो चुका था। केशव और जयंत अपने अगले हमले के लिए तैयार था। दोनों के तीरों की नोक से एक तेज प्रकाश निकल रहा था। तभी सभी के नज़रों के सामने दोनों ने अपने अपने तीर छोड़ दिए। हमेशा की तरह केशव के तीर की गति अधिक थी, इसी कारण केशव का तीर अधिक गति से जयंत के करीब पहुंच गया और उसके तीर से टकरा गया, जिसके कारण ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। जैसे ही वो ऊर्जा की लहर जयंत से टकराई, वो उड़ते हुए पीछे जा गिरा और बेहोश हो गया। इसका मतलब ये था कि केशव ये फाइट जीत चुका था। जैसे ही केशव ने फाइट जीता, दिव्यकृति एकेडमी के सभी योद्धा खुश हो गए, क्योंकि इस फाइट के जीतने का मतलब था
कि केशव अब टॉप 20 में था। वही आर्यन जयंत को देख रहा था। जब उसके बगल में बैठे एक प्रतिभागी ने देखा कि आर्यन जयंत को देख रहा है तो वो बोला, क्या बात है भाई, जो लड़का हारा है वो तुम्हारे एकेडमी का है क्या? उस लड़के की बात सुनकर आर्यन बोला, नहीं, जो जीता है वो मेरे एकेडमी का है। आर्यन की बात सुनकर वो स्टूडेंट चौंकते हुए बोला, तो फिर तुम उस स्टूडेंट को क्यों देख रहे हो? उस स्टूडेंट को चौंकते देखकर आर्यन बोला, चौंकने की जरूरत नहीं है, मैंने जो भी देखा उसमें मुझे दिखा कि वो योद्धा बेहतरीन है। अगर वो अपनी गति बढ़ा ले तो उसे हराना किसी भी शक्तिशाली योद्धा के लिए मुश्किल होगा। आर्यन की बात सुनकर वो स्टूडेंट जयंत की ओर देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है उसे मेरे एकेडमी के स्टूडेंट ने हराया है? आर्यन ने पूछा। हाँ और नहीं तो क्या, सभी देख रहे हैं, तुम्हारे एकेडमी के स्टूडेंट ने ही उस लड़के को हराया है। उस स्टूडेंट ने जवाब दिया, नहीं, वो अपनी शक्तियों से ही हारा है। आर्यन ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उस लड़के ने बोला, लगता है तुमने गौर से नहीं देखा कि जब भी दोनों के तीर टकराते थे तो वो इस जयंत के नज़दीक होते थे। इसी कारण दोनों के शक्तियों के टकराव से जो भी ऊर्जा निकलती थी उसका प्रभाव जयंत पर अधिक होता है। उसी शक्ति से वो घायल होता था। अगर जयंत की गति थोड़ी अधिक होती तो वो आसानी के केशव को हरा देता, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर वो स्टूडेंट कुछ बोलने ही वाला था कि उस सभी के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, दूसरा राउंड शुरू होता है। अब इस आवाज़ को सुनते ही सभी स्क्रीन पर देखने लगे जहां स्टूडेंट्स के नाम ऊपर नीचे हो रहे थे। करीब 10 सेकंड तक ऐसा होने के बाद सभी नाम रुक गए। सभी नाम के रुकते ही सभी स्टूडेंट्स अपना अपना नाम देखने लगे। किसी का नंबर 1 था तो किसी का 10। आर्यन भी अपना देख रहा था, तभी उसे अपना नाम दिखा जो था नंबर 5 पर। जब आर्यन ने अपने प्रतिद्वंदी का नाम देखा तो वहां किसी मृत्युंजय नाम के स्टूडेंट का नाम लिखा था। जब आर्यन ने उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो भैरव एकेडमी का स्टूडेंट है। आर्यन की तरह उसका भी फर्स्ट चांस था। सब कुछ जानने के बाद आर्यन स्टेज नंबर 5 पर पहुंच गया। मृत्युंजय वहां पहले से ही पहुंचा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल थे, उसके हाथों में एक गदा थी जो दिखने में शक्तिशाली लग रही थी। आर्यन उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, हेलो, मेरा नाम आर्यन है, जानता हूँ स्क्रीन पर देखा हूँ और आजकल सभी के बीच तुम्हारे ही चर्चे हैं। देखो, अगर तुम मुझसे बुरी तरह पीटना नहीं चाहते हो तो अभी हार मान लो, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। मृत्युंजय बोला। उसकी बातों में घमंड साफ झलक रहा था जिसे आर्यन ने महसूस कर लिया था। मृत्युंजय के घमंड को महसूस कर आर्यन बोला, मैं बगैर लड़े कभी हार नहीं मानता हूँ, चाहे मेरे सामने कितना भी शक्तिशाली योद्धा क्यों न हो। आर्यन की बात सुनकर मृत्युंजय थोड़ा गुस्से में बोल, घमंडी लगते हो। मृत्युंजय की बातों को सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ऐसा कह सकते हो। आर्यन और मृत्युंजय के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले गर्मागर्मी शुरू हो गई थी। मृत्युंजय के आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका बस चले तो आर्यन को सिर्फ देखकर ही मार डाले। वही आर्यन की आंखों में कोई भाव नहीं थी, दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे थे। आर्यन और मृत्युंजय दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी बेल बजी और रेफरी के इशारा करते ही सभी योद्धाओं ने फाइट शुरू कर दी। रेफरी के इशारा मिलते ही मृत्युंजय ने अपनी गदा से जमीन पर वार किया, जिसके कारण पूरा स्टेज हिल गया और एक ऊर्जा की लहर जमीन को पकड़े हुए आर्यन की ओर बढ़ने लगा। अगर आर्यन ध्यान नहीं देता तो वो जरूर उस ऊर्जा के चपेट में आ जाता। मृत्युंजय के लग रहा था कि आर्यन ने उसके हमले को समझा नहीं, उसे क्या पता था आर्यन के लिए ये सब हमले बच्चों को खेलने जैसा है। मृत्युंजय आर्यन को मुस्कुराते हुए देख ही रहा था। तभी आर्यन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। जैसे ही आर्यन ने अपने तलवार सूर्यांश के जमीन में गाड़ा, आर्यन के आगे ऊर्जा की दीवार खड़ी हो गई और मृत्युंजय का हमला उससे टकरा कर नष्ट हो गया। ये देखकर मृत्युंजय को विश्वास ही नहीं हुआ कि आर्यन ने उसके हमले को इतनी आसानी से नष्ट कर दिया। वो आर्यन को गुस्से में देखे जा रहा था। मृत्युंजय का गुस्से में देखकर आर्यन मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर मृत्युंजय के का गुस्सा और भड़क गया और वो गुस्से में बोला, आज तू गया आर्यन। आखिर किस तरह आर्यन मृत्युंजय का घमंड तोड़ेगा या उससे हार जाएगा। एपिसोड 89। जब आर्यन ने मृत्युंजय के हमले को बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया तो मृत्युंजय को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में एक मंत्र पढ़ा जिससे उसके गदा की चमक बढ़ गई, वो अब चांदी के रंग की हो गई थी। मृत्युंजय ने अपने गदा को आर्यन की ओर कर दिया। जैसे ही मृत्युंजय ने गदा को आर्यन की ओर किया, उसके गदा से एक चांदी के रंग की ऊर्जा निकली और आर्यन की ओर जाने अपने इस हमले को आर्यन की ओर जाते देखकर मृत्युंजय मुस्कुराया। फैल गई। मृत्युंजय के हमले को देखते हुए आर्यन ने अपने तलवार की नोक मृत्युंजय के हमले की ओर किया। ऐसा करते ही आर्यन के तलवार से एक सप्तरंगी ऊर्जा निकली और कुछ ही सेकंड में मृत्युंजय के हमले से टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ। 10 मिनट हो गए थे। फाइट शुरू हुए लेकिन कोई भी योद्धा बाहर नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार सभी योद्धा अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ थे। नेहा की फाइट वीरा नाम की लड़की से हो रही थी, वही शक्ति की लड़ाई अभिजीत से हो रही थी, समीर की रोहन से हो रही थी, वही ब्रह्म शक्ति एकेडमी के स्टूडेंट सूर्या की लड़ाई आकाश शक्ति एकेडमी के जीवा से हो रही थी। एक तरफ ये सब स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे, वही दूसरी ओर आर्यन मृत्युंजय के घमंड को चोट पहुंचा रहा था।
10 मिनट फाइट चली, अभी तक कोई भी योद्धा बाहर नहीं हुआ था। ये देखकर आर्यन खुद से बोला, मैं इस मृत्युंजय को पहला योद्धा बना देता हूँ जो पहले चरण में बाहर हुआ है। इतना सोचने के बाद आर्यन तेजी में मृत्युंजय की ओर बढ़ने लगा। आर्यन की तलवार सप्तरंगी रोशनी से चमक रही थी। ये देखकर मृत्युंजय भी अपने गदा को लेकर आर्यन की ओर बढ़ने लगा। मृत्युंजय की गदा से हवा की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था मृत्युंजय ने अपने गदा में हवा को समाहित कर रखा है। कुछ ही पल में आर्यन और मृत्युंजय एक दूसरे के नजदीक पहुंच गए। नजदीक पहुंचते ही मृत्युंजय ने अपनी गदा से आर्यन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर आर्यन ने अपनी तलवार आगे कर दी। जैसे ही मृत्युंजय की गदा और आर्यन की तलवार टकराए, एक विस्फोट हुआ और विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। ऊर्जा के प्रभाव के कारण मृत्युंजय 20 कदम पीछे चल गया। वही आर्यन के कदम सिर्फ हिले, वो पीछे नहीं हटा। ये देखकर लोगों में बातचीत शुरू हो गई, ये लड़का आर्यन तो कुछ अधिक ही शक्तिशाली है, इसके प्रतिद्वंदी की किस्मत ही खराब है कि उसका सामना आर्यन से हो गया। खुद को संभालते हुए मृत्युंजय ठीक से खड़ा हुआ और आर्यन की तरह तेज रफ्तार में दौड़ा, लेकिन मृत्युंजय की रफ्तार आर्यन के लिए कुछ भी नहीं थी। मृत्युंजय आर्यन के पास पहुंचता उससे पहले आर्यन उसके पास पहुंच गया और उस पर एक शक्तिशाली हमला कर दिया। आर्यन का हमला जैसे ही मृत्युंजय को महसूस हुआ, उसके अपने गदा को आर्यन के तलवार के सामने कर दिया, जिससे दोनों हथियार आपस में टकरा गई, जिससे दो मेटल के टकराने की आवाज आई और मृत्युंजय उड़ते हुए पीछे जा गिरा। उसके हाथ से उसका गफा छूट गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जैसे ही मृत्युंजय जमीन पर गिरा, आर्यन तेजी में उसके पास गया और उसके दिल के पास तलवार रखते हुए बोला, क्या हार स्वीकार है? देखो, हार मान लो, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, इसका अनुमान तो तुम्हें लग ही गया होगा। आर्यन की बात सुनकर मृत्युंजय गुस्से में बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, देख तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अपने घमंड में मृत्युंजय ये भूल गया कि आर्यन की तलवार उसके दिल के पास है। थोड़ी सी भी गलती और वो घायल हो सकता है। मृत्युंजय जैसे ही उठा, आर्यन की तलवार ने उसके सीने को छेद दिया और मृत्युंजय के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं गया। आर्यन ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही आर्यन ने अपनी तलवार उसके सीने से बाहर निकाली, दिल के पास खून निकलने लगा, लेकिन घाव ज्यादा गहरा नहीं था। मृत्युंजय की बेवकूफ़ी देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम कितने बेवकूफ़ हो, ये देख रहे हो मैंने अपनी तलवार तुम्हारे सीने पर रखा हुआ है, फिर भी उठने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैंने अपनी तलवार समय पर नहीं हटाई होती तो तुम मर सकते थे, बेवकूफ इंसान। आर्यन की बात सुनकर मृत्युंजय दर्द और गुस्से से भरी आवाज में बोला, तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो, अभी दिखाता हूँ कौन बेवकूफ है, मैं या तुम। इतना बोलकर जैसे ही मृत्युंजय उठने वाला था, आर्यन ने अपनी तलवार फिर से उसके सामने करसी और बोला, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, हार मान ले, नहीं तो अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। इस बार तुम बुरी तरह से घायल हो जाओगे, शायद इतना कि अपने पैरों पर जा नहीं पाओगे। आर्यन की बात सुनकर मृत्युंजय थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसने अपने डर को सामने नहीं आने दिया। अपने डर को छुपाते हुए मृत्युंजय बोला, मैं मरने से नहीं डरता तो घायल होने से क्यों डरूंगा। ठीक है, उठा अपना हथियार। आर्यन अपना तलवार मृत्युंजय के सीने से हटाते हुए बोला। जैसे ही आर्यन ने अपना तलवार मृत्युंजय के सीने से हटाया, वो जल्दी से उठा और थोड़ी दूरी पर गिरा हुआ अपने गदा को उठाया और आर्यन पर हमला कर दिया। लेकिन आर्यन तैयार था, उसने आर्यन के गदा पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे मृत्युंजय का गदा फिर से दूर जा गिरा। उसके बाद आर्यन ने अपनी हथेली से मृत्युंजय को धक्का दिया, जिससे वो दूर जा गिरा। आर्यन की हथेली देखने में कमजोर लग रही थी, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो उसे दिखता कि उसके हथेली से थोड़ी मात्रा में सप्तरंगी रोशनी निकल रही थी। आर्यन के उस हमले से मृत्युंजय खून की उल्टी करने लगा। ये देखकर फाइट देख रहे सभी लोग आर्यन की बातें करने लगे, क्योंकि एक आर्यन और मृत्युंजय का ही फाइट था जो एक तरफा चल रहा था। बाकी सभी फाइट में योद्धा एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। सभी के जुबान पर आर्यन का ही नाम था, क्योंकि आर्यन ने मृत्युंजय को एक मौका दिया था हार मानने का, लेकिन उसने लड़ना चुना। मृत्युंजय खून की उल्टी कर ही रहा था कि आर्यन तेजी से उसके पास पहुंच गया और बोला, एक और मौका दे रहा हूं तुझे, हार मान ले, नहीं तो इस बार क्या होगा मैं नहीं जानता। आर्यन की बात सुनकर मृत्युंजय डर गया और डरते हुए बोला, मैं हार मानता हूं। मृत्युंजय को हार मानते ही रेफरी ने आर्यन के जीत की घोषणा कर दी। आर्यन के जीत की घोषणा होने ही दिव्यकृति एकेडमी के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और प्रिंसिपल खुश हो गए। आर्यन के घरवाले भी खुश थे, वही मृत्युंजय के जानने वाले उदास थे। आर्यन धीरे धीरे फाइटिंग स्टेज से नीचे उतर गया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया और सबकी फाइट देखने लगा। आर्यन के अपने सीट पर आते ही प्रिंसिपल सिंह उसके पास आए और बोले, तुम बहुत अच्छा लड़े आर्यन, तुमने मुझे खुश कर दिया। आज 15 साल बाद एक साथ 2 स्टूडेंट्स टॉप 20 में आया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इससे हमारे एकेडमी के रैंकिंग पर जरूर फर्क पड़ेगा। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, लेकिन सर मुझे इस फाइट में मज़ा नहीं आया, अगले चरण में देखते हैं। मज़ा आता है कि जब तक मैं अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करने पर मजबूर नहीं हो जाता तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर हंसने लगे और बोले, देखते हैं तुम्हें अगले चरण में मौका मिलता है कि नहीं अपनी पूरी शक्ति दिखाने का। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर आर्यन बोला, देखते हैं क्या है अगले चरण में।
जितने देर प्रिंसिपल सिंह और आर्यन ने बात की उतने देर में कुछ फाइट खत्म हो गई, जिसमें से एक सूर्या की फाइट थी जिसमें सूर्या जीत गया और उसका प्रतिद्वंदी जीवा हार गया। निया भी अपने प्रतिद्वंदी वीरा को हरा चुकी थी। इन सभी की फाइट खत्म होने के बाद आधे घंटे तक और फाइट चली। उसके बाद सारी फाइट खत्म हो गई। जैसे ही सभी फाइट खत्म हुई प्रिंसिपल रुद्रदेव अपनी जगह से उठे और बोले 40 स्टूडेंट्स में से 20 दूसरे चरण में पास हो गए, बाकी 20 अब प्रतियोगिता से बाहर है। आप सबको तो पता ही होगा कि कौन जीता और कौन हारा, फिर भी हम आप सबको उनका नाम बताएंगे। प्रिंसिपल सिंह के इतना बोलते ही सभी के सामने बड़े स्क्रीन पर स्टूडेंट्स के नाम शो होने लगे। ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दूसरे चरण में जीत हासिल की थी। कुछ एकेडमी के दोनों स्टूडेंट्स ने तीसरे चरण में जगह बना ली थी, तो कुछ एकेडमी के एक भी स्टूडेंट्स ने तीसरे चरण में अपनी जगह नहीं बनाए। ऐसे एकेडमी के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और प्रिंसिपल बहुत उदास थे। जैसे ही स्टूडेंट्स का नाम स्क्रीन पर शो हुआ सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नाम देखने लगे। जिनका नाम स्क्रीन पर दिख रहा था वो सब खुश थे। आर्यन का नाम 5वें नंबर पर था, वही केशव का नाम 14वें नंबर पर था। जब सभी ने अपने अपने नाम देख लिए उसके बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव ने बोलना शुरू किया, अगला चरण कल शुरू होगा। जिस स्टूडेंट का नाम जिस नंबर पर है उसी हिसाब से वो प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो आज का कार्यक्रम यही खत्म होते हैं, आप सब अब जा सकते हैं। आर्यन भी स्टेडियम से निकल गया। स्टेडियम से बाहर निकलते ही वो अपने जानने वालों से मिला और उनके साथ रूम की तरफ निकल गया। रास्ते में जाते वक्त विजय आर्यन से बोला, आर्यन तुमने उस मृत्युंजय को इतना मौका क्यों दिया, सीधे घायल करके हरा देते। विजय की बात सुनकर आर्यन ने कहा, तुम जानते हो कि मैं सभी को मौका देता हूँ, उसे भी दिया। सभी बातें करते हुए जा रहे थे, तभी अखिल बोला, चलो आज पार्टी करते हैं। आखिर आज हमारे एकेडमी के दोनों स्टूडेंट ने टॉप 20 में जगह बना लिया है। अखिल की बात सुनकर आर्यन के सभी दोस्त खुश होते हुए एक साथ बोला, बढ़िया, आज रात पार्टी करते हैं। अखिल और आर्यन के दोस्तों की बात सुनकर आर्यन के दादाजी जो उन लोगों के साथ चल, उन्होंने कहा, ठीक है तुम सब जाओ पार्टी करो, हम अपने रूम में जाते हैं। इतना बोलकर दादाजी मिस्टर एंड मिसेस राठौर के साथ अपने रूम की तरफ निकल गए। आर्यन, अखिल और उसके दोस्त दूसरी दिशा में निकल गए। आज दिव्यकृति एकेडमी के स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। कुछ ही समय में आर्यन और इसके साथी एक जगह पर पहुंच गए जहां कोई नहीं था, जो एक जंगल था। वहां पहुंचते ही अखिल ने अपने स्टोरेज बहुत सारे खाने पीने की चीज निकाली। ये सब चीज अखिल ने आते वक्त खरीद लिया था। वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए क्योंकि सभी रेस्टोरेंट पहले से बुक थे। आर्यन और उसके साथी पूरी मस्ती में पार्टी करने लगे। म्यूजिक पर सभी स्टूडेंट्स डांस भी कर रहे थे। सभी आज बहुत खुश थे, लेकिन आर्यन ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिली। आधी रात तक ये पार्टी चली। उसके बाद सभी अपना सामान समेटकर वहां से अपने रूम की ओर निकल गए। सभी खुशी खुशी अपने रूम की तरफ जा रहे थे। रूम में जाते ही आर्यन और केशव सीधे बेड पर गया और सो गया। दोनों आज बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह दोनों उठे और फ्रेश होकर रूम से निकलकर स्टेडियम की ओर निकल गए। जब आर्यन और केशव स्टेडियम पहुंचा तो उन दोनों ने देखा आज प्रतियोगिता देखने वाले लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा था। बहुत सारे लोग आते जा रहे थे। सभी प्रतिभागी भी स्टेडियम पहुंच चुके थे। सभी को सभी जज के आने का इंतजार था। कुछ ही समय में सभी जज भी आ गए। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स उन जजेस की ओर देखने लगे। तभी सभी की उत्सुकता को खत्म करते हुए प्रिंसिपल रुद्रदेव अपनी जगह से उठे और बोले, आप सब प्रतिभागियों का स्वागत है प्रतियोगिता के तीसरे चरण में। आखिर तीसरे चरण में क्या होगा? एपिसोड 90। सभी प्रतिभागियों के स्वागत करने के बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव फिर से बोले, आज तीसरे चरण में तुम सबको फिर से एक मायावी दुनिया में जाना होगा जहां 7 द्वार होंगे। उन 7 द्वार का एक रक्षक होगा। तुम सभी को उन रक्षक को या तो बंदी बनाना होगा या मारना होगा। सभी एक एक करके अंदर जाएंगे। जो सबसे कम वक्त में 7 द्वार पार करके यहाँ पहुंचेगा वही विजेता होगा। एक एक करके आप सबका नाम लिया जाएगा। जिसका नाम लिया जाए वही पहले आए, बाकी पीछे रहकर इंतजार कर। इतना बोलने के बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव ने अपना हाथ हिलाया जिससे वैसा ही ब्लैक होल बन गया जैसा पिछले चरण में बना था। उस ब्लैक होल के बनते ही सभी प्रतिभागी के साथ साथ प्रतियोगिता देखने आए दर्शक भी उस ब्लैक होल को देखने लगे और इंतजार करने लगे। तभी एक व्यक्ति सामने आया। वो व्यक्ति जजेज में से एक था। वो बोला, मेरा नाम विद्युत शेखावत है। अब मैं घोषणा करता हूँ उस प्रतिभागी का जो पहले इस ब्लैक होल में जाएगा। उसका नाम है तेज। जैसे ही उस जज ने तेज नाम पुकारा सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी एक लड़का सामने आया जिसके पीठ पर एक तलवार थी। जैसे ही वो सामने आया जज विद्युत बोले, तुम अंदर जाओ और जितनी जल्दी हो सके बाहर आओ, क्योंकि तुम जितनी देर लगाओगे उस देरी का फर्क तुम्हारे रैंकिंग पर पड़ेगा। जज विद्युत की बात सुनकर तेज ने सहमति में सिर हिलाया और ब्लैक होल के अंदर चला गया। जैसे ही तेज ब्लैक होल के अंदर का वो बड़ी सी स्क्रीन पर दिखने लगा और साथ में उसी स्क्रीन के बगल में एक टाइमर शुरू हो गया जो ये बताता कि तेज को कितना समय लगेगा। करीब आधे घंटे बाद तेज बाहर आया। उसे देखकर सभी लोग बातें करने लगे क्योंकि 7 द्वार को आधे घंटे में पार करना बहुत मुश्किल काम था, वो भी सभी शक्तिशाली रक्षकों को मारते हुए। तेज के बाहर आते ही जज विद्युत फिर से सबके सामने आए और बोले, रोहन का। ऐसे ही स्टूडेंट्स आते गए और जाते गए। सभी जज उनके समय को रिकॉर्ड करते गए। अभी तक आर्यन और केशव का नाम नहीं आया था।
5 घंटे बीत गए थे। सबसे जल्दी जो स्टूडेंट 7वां द्वार पार करके आया था वो था तेज, जो सबसे पहले गया था। कुछ स्टूडेंट्स तो 7वां द्वार पार ही नहीं कर पाए और बाहर हो गए। सभी के जुबान पर तेज का ही नाम था। तभी जज विद्युत सामने आए और बोले, अगला स्टूडेंट है केशव। केशव का नाम सुनते ही दिव्यकृति एकेडमी से जुड़े सभी लोग केशव की देखने लगे। जज विद्युत का इशारा मिलते ही केशव ब्लैक होल के अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया वो एक अनजान जगह पर पहुंच गया जहां एकदम शांति थी। तभी केशव को कुछ दूरी पर एक द्वार दिखाई दिया, जिसे देखते ही केशव तेजी से उस द्वार की तरफ जाने लगा। जैसे ही केशव द्वार के थोड़ा नजदीक पहुंचा, उसे अपने सामने एक योद्धा दिखा जिसके हाथों में धनुष था। जैसे ही उस योद्धा ने केशव को देखा, उसने अपने तीरों से केशव पर हमला करने लगे। ये देखकर केशव ने तीर चलाने शुरू कर दिए, लेकिन उस रक्षक की तीर चलाने की गति केशव से अधिक थी। फिर भी केशव किसी तरह बचते हुए तीर चलते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसा ही समय बीतता गया और 1 घंटे 15 मिनट बाद केशव 7 द्वारों को पार करते हुए बाहर आया। केशव के आने के बाद जज विद्युत फिर सामने आए और बोला, अगला प्रतिभागी है सूर्य प्रताप। ये वही सूर्य प्रताप था जिसे उसके साथी सूर्या बुलाते थे। जैसे ही सूर्या का नाम लिया गया, सभी के बीच बातें शुरू हो गई। दर्शकों के अनुसार सूर्या इस प्रतियोगिता का सबसे शक्तिशाली प्रतिभागी था। अपना नाम सुनकर सूर्या बाहर आया और जज विद्युत का इशारा मिलते ही ब्लैक होल के अंदर चला गया। अंदर जाते ही बाकी सबकी तरह वो भी एक द्वार के समीप गया जहां उसका सामना एक योद्धा से हुआ, लेकिन इस योद्धा के हाथ में धनुष नहीं तलवार था। ऐसा लग रहा था जो योद्धा जिस हथियार से लड़ेगा पहले द्वार रक्षक के पास वही हथियार होगा। सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप सूर्या सभी रक्षकों को हराते हुआ आगे बढ़ता गया और सिर्फ 20 मिनट में ही बाहर आ गया। सूर्या के प्रदर्शन को देखकर ब्रह्म शक्ति एकेडमी के सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रिंसिपल रुद्रदेव भी बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास हो गया था सूर्या इस बार के प्रतियोगिता में टॉप करेगा। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने तीसरे चरण की चुनौती में भाग ले लिया था। सबकी नजरों के सामने जज विद्युत फिर से सामने आए और बोले, अगला प्रतिभागी है आर्यन। आर्यन का नाम जैसे ही सामने आया, सभी प्रतिभागी और जो दर्शक आर्यन को जानते हैं वो सब आर्यन की ओर देखने लगे। तभी सभी के नजरों के सामने से होते हुए आर्यन ब्लैक होल के सामने खड़ा होकर जज विद्युत के इशारे का इंतजार करने लगा। तभी जज विद्युत ने इशारा किया, उनका इशारा मिलते ही आर्यन ब्लैक होल के अंदर चला गया। जैसे ही आर्यन ब्लैक होल के अंदर गया, वो सभी की तरह एक द्वार के समझ पहुंच गया जहां एक योद्धा अपने हाथों में तलवार लिया खड़ा था। उस द्वार और द्वार रक्षक के देखते ही आर्यन उसकी ओर दौड़ लगा दी। आर्यन की गति इतनी तेज थी, स्टेडियम में बैठे दर्शक और प्रतिभागी के साथ साथ जज भी आर्यन को सही से नहीं देख पा रहे थे। जब उस द्वार रक्षक ने अपनी ओर कुछ आते हुए महसूस किया तो उसने आर्यन की ओर देखा। उस रक्षक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आर्यन को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर वो द्वार रक्षक अपने तलवार को कस के अपने हाथों से पकड़ लिया और आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही आर्यन उस रक्षक के सामने आया, उस रक्षक ने आर्यन पर हमला कर दिया। अपनी ओर रक्षक की तलवार को देखकर भी आर्यन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह निश्चिंता का भाव था। ऐसा लग रहा था उस रक्षक का आर्यन को कोई डर है ही नहीं। जैसे ही द्वार रक्षक का हमला आर्यन के नजदीक आया, आर्यन ने अपनी तलवार से उस हमले को रोक दिया और साथ में एक शक्तिशाली लात उस द्वार रक्षक के पेट में मार दिया। आर्यन का हमला इतना तेज और शक्तिशाली था कि उस द्वार रक्षक को मौका ही नहीं मिला बचने का और दूर जा गिरा। आज आर्यन कुछ अलग लग रहा था। आज तक उसके इस रूप को किसी ने नहीं देखा था। उसके आंखों में एक अलग विश्वास था। उसके तलवार सूर्यांश से सप्तरंगी रोशनी निकल रही थी। उसके बाल के साथ साथ उसके कपड़े भी उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर अलग तेज था जो दिखा रहा था कि आर्यन कोई देवता है जिसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। आर्यन के इस रूप को देखकर सभी दर्शक और प्रतिभागी में बात होने लगी, अरे भाई ये लड़का है क्या, जो काम सूर्या नहीं कर पाया वो इसने इतनी आसानी से कर दिया। सूर्या को भी पहले रक्षक को पीछे धकेलने में समय लगा था, लेकिन इसने तो अपने पहले ही हमले में पहले द्वार रक्षक को दूर भेज दिया। ऐसी ही बातें लोगों में चल रही थी। वही आर्यन के जानने वाले शौक के साथ खुश भी थे। वही आर्यन लोगों के बातों से अनजान दूर पड़े रक्षक के समीप तेजी में गया और अपने अपने तलवार सूर्यांश को उसके सीने में उतार दिया। जैसे ही आर्यन की तलवार उस रक्षक के सीने में लगा, रक्षक एक प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। पहले रक्षक के गायब होते ही आर्यन तेजी में दूसरे द्वार की ओर भागा। आज आर्यन अपनी संपूर्ण गति का प्रयोग कर रहा था। आर्यन की ये गति आज तक उसके दोस्तों और भाई अखिल ने भी नहीं देखी थी। आर्यन की गति देखकर सभी जज भी सोच में पड़े हुए थे। आर्यन को देखते हुए एक जज प्रिंसिपल रुद्रदेव से बोले, रुद्रदेव जी आपको इस लड़के के बारे कुछ पता चला, ये इतना शक्तिशाली कैसे है? उस जज की बात सुनकर प्रिंसिपल रुद्रदेव बोले, हाँ पता चला है, ये लड़का दिव्यकृति एकेडमी से है। ये वहाँ के पहले साल का स्टूडेंट्स है। इसके हाथ में जो तलवार देख रहे हैं, ये तलवार किसी युद्ध देवता रुद्रा का है, जिसे केवल ये लड़का आर्यन या खुद युद्ध देवता ही उठा सकता है। मैंने भी कोशिश किया था इस तलवार को उठाने का, लेकिन उठा नहीं पाया। इस लड़के पर युद्ध देवता रुद्रा की कृपा है।
प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर सभी जज आर्यन की ओर देखने लगे, जो कुछ ही पल में दूसरे द्वार पर पहुंच चुका था। दूसरे द्वार रक्षक के पास कोई हथियार नहीं था। वो आर्यन पर मिट्टी और पत्थरों से हथियार बनाकर हमला कर रहा था। इसका मतलब ये था कि उसके पास पृथ्वी तत्व की शक्ति थी और पृथ्वी तत्व की शक्ति वाले योद्धा का डिफेंस बहुत मजबूत होता है। रयन ये बात जानता था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं इससे लड़ता रहा तो समय व्यर्थ होगा, इसलिए मुझे इसे पाश में बंधना होगा। आर्यन ये सब सोचते हुए उस रक्षक के हमले को अपने तलवारों से नष्ट कर रहा था। आर्यन के सोच से बेखबर दूसरे द्वार का रक्षक आर्यन पर हमला किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई रोबोट है जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। द्वार रक्षक को बंदी बनाने का सोचकर आर्यन एक हाथ में अपने तलवार पकड़े द्वार रक्षक के हमले को नष्ट कर रहा था, वही दूसरे हाथ में सप्तरंगी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। आज आर्यन दर्शक और जज को अचंभित पर अचंभित किए जा रहा था। कोई भी आर्यन के उम्र का योद्धा ऐसा नहीं कर पाता। आर्यन के उम्र का क्या, कोई उससे बड़े उम्र का योद्धा भी ऐसा करने का सोच नहीं सकता था। ऐसा करने के लिए किसी इंसान के दिमाग को एक साथ दो तरह से सोचना होता है, इसलिए ये करना बहुत मुश्किल होता था। इससे ध्यान भटकने का भय होता था, और युद्ध में ध्यान भटकना मतलब मौत। वही आर्यन को मौत का कोई भय नहीं था, उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। आर्यन ने सभी को अचंभित करते हुए अपने हाथों में एक सप्तरंगी ऊर्जा गोल तैयार कर लिया। वही द्वार रक्षक अभी भी हमले पर हमले किए जा रहा था, और आर्यन अपने तलवार से उस हमले को नष्ट करते जा रहा था। आर्यन ने कुछ पल रक्षक के हमले को देखा और उसके हमले के बीच से अपना सप्तरंगी ऊर्जा गोला रक्षक की ओर फेंक दिया। आर्यन ने यह हमला थोड़ा नीचे से किया था, वही रक्षक के सारे हमले कमर से ऊपर थे। कुछ ही पल में आर्यन का सप्तरंगी ऊर्जा गोला द्वार रक्षक कर टकरा गया। जैसे ही सप्तरंगी ऊर्जा गोला रक्षक से टकराया, वो रक्षक एक सप्तरंगी पास में बंध गया। ये पास आर्यन के पहले वाले ऊर्जा पास से अलग और शक्तिशाली था। दूसरे द्वार रक्षक के पास में बंधते ही आर्यन तेजी में तीसरे द्वार की ओर भागा। आर्यन के युद्ध कौशल को देखकर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो सिर्फ देखे जा रहा था। वही दर्शकों के बीच एक सफेद बालों वाला आदमी गौर से आर्यन को देख रहा था। वो दिखने में तो बुरा था, लेकिन उसके चेहरे पर अलग तेज था, और चेहरे पर एक मुस्कान। उस बूढ़े इंसान की शक्ल थोड़ी थोड़ी आर्यन से मिल रही थी। वो बूढ़ा आदमी आर्यन को देखते हुए बोला, अब हमारा युवराज तैयार है, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार है। वही इन सब से अनजान आर्यन के सामने तीसरे द्वार का रक्षक खड़ा था, जिसकी शक्ति जल तत्व की थी। उसके बगल में एक तालाब था, जिसका पानी बर्फ बन चुका था। जब उस रक्षक ने आर्यन को अपने सामने देखा तो उसने बगैर समय बिताए बर्फ से खंजर और तलवार बनाकर आर्यन पर हमला करना लगा। आखिर कौन था वो इंसान जो आर्यन को हमारा युवराज कह रहा था, और किस राज्य की रक्षा करनी है? आर्यन को जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।